आज का हमारा विषय है 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आते हैं। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन होता है उसका अस्तित्व का प्रमाण 1750 ईस्वी तक मिलता है और 1750 ईस्वी के बाद 1500 ईसा पूर्व तक 1750 ईसा पूर्व तक मिलता है हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व का इतिहास। 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का इतिहास अंधेरे में है। लेकिन 1500 ईसा जो ऋग वैदिक युग प्रारंभ होता है 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और वो लगभग 600 ईसा पूर्व तक रहता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हम ऋग वैदिक युग के नाम से जानते हैं और 1000 ईसा पूर्व से 600 या 500 ईसा पूर्व तक के बीच का समय जो होता है उत्तर वैदिक युग। अब ऋग वैदिक युग में जो भी प्रमाण हमें ऋग्वेद से मिलते हैं वहाँ अस्थायी निवास के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ना तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है और ना ही ऋग्वेद में इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। कृषि के कम साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि कृषि ही अस्थायी जीवन का प्रमाण है। पशुओं को लेकर आप इधर उधर जा सकते हैं लेकिन कृषि को लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर कृषि अस्थायी जीवन में आ जाए, कृषि जीवन में आ जाए तो जीवन अस्थायी हो जाता है। यहाँ पर कृषि के प्रमाण बहुत कम ही मिलते हैं। मूल जो पाठ है उसमें 3 ही ऐसे विवरण है जिसमें कृषि का उल्लेख है, बाकी और गायों का उल्लेख है, पशुओं का उल्लेख है, पशु चारण का उल्लेख है, पशु चोरी का उल्लेख है, सब उल्लेख है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल हम 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का हम समय देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों में मूलभूत एक अंतर आता है। यहाँ पर लोहे के प्रमाण नहीं मिलते हैं ऋग वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे का अस्तित्व मिलता है श्याम अयस या कृष्ण अयस के रूप में। श्याम अयस या कृष्ण अयस के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। इसका ये फायदा इस युग के लोग उठाते हैं। अभी तक जो सभ्यता पंचनद प्रदेश में थी वहाँ पर बारिश कम होती थी, पौधे कम घने थे, कम सख्त लकड़ी वाले पौधे थे, इनको काटना अन्य धातुओं से आसान था, पत्थर से काटना आसान था। लेकिन लोहे के आने के बाद, लोहे के जानकारी होने के बाद गंगा घाटी की तरफ सभ्यता का प्रसार प्रारंभ हुआ, क्योंकि गंगा घाटी में वर्षा ज़्यादा होती थी और वर्षा ज़्यादा हो जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, जंगल और डेंस होते जाते हैं। ऐसे में सामान्य या पत्थर के हथियारों से, सामान्य धातु के हथियारों से इनको काटना मुश्किल था। लेकिन लोहे के प्रमाण के बाद ये ऐसा संभव हो सका। हम सतपथ ब्राह्मण में प्रमाण पाते हैं, ये विदेह माधव की कथा प्रचलित है कि वैश्वानर अग्नि को मुँह में धारण करते हुए पूरब की ओर चला और गंडक नदी के पास जाकर रुक गया, जंगलों को जलाता हुआ। इसका मतलब है कि आर्य सभ्यता जो थी, जो 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद से शुरू हुई, उसका प्रसार उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी तक हो गया था। उत्तर वैदिक काल में एक चीज़ हम देखते हैं कि गंगा घाटी में जब सभ्यता का विकास हुआ है तो कृषि के अधिक प्रचलन से कृषि का प्रचलन हुआ। कृषि के औजारों का लोहे की धातु से संभव हुआ बनाना। इससे अस्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ, कबायली जीवन में दरार पड़नी प्रारंभ हो गई और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के हम इन महाजनपदों के अस्तित्व का प्रमाण पाते हैं। ऋग्वेद का जो जन था, कबीले थे, वो अस्थायी रूप से जब बसना प्रारंभ किए तो कबीले अपने कबीले के अनुसार बसते गए। उनके नाम से जैसे पांचाल, द्रुह, यदु, इस तरह जो कुल थे इनके बसते गए और कई कबीले मिलकर के एक जनपदों का निर्माण किया। जन से जनपद बना और जनपद से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के ईसा पूर्व में जो जन था जनपद हुआ। जनपद से जनपद के अस्तित्व हम पाते हैं। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। हम आज महाजनपद के बारे में, इसके स्रोत के बारे में, इसका स्रोत हमें कहाँ से मिलता है और इसके अन्य विवरण हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं।
अधिकतर महाजनपद हम देखते हैं कि अधिकतर महाजनपदों का अस्तित्व हमें उत्तर भारत में मिलता है, क्योंकि आर्य सभ्यता का विस्तार सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ और अधिकतर महाजनपद का अस्तित्व भी यहीं पर मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्रोत इनका क्या है। स्रोत जो हमें प्राप्त होता है महाजनपदों के प्राप्त होने का, तो इसमें एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बौद्ध महाजनपदों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और दूसरा जो एक अन्य ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है, इसमें भी हमें इनके अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। इस स्रोत भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो महाजनपद गंगा घाटी में कौन से हैं, इन महाजनपदों की राजधानी क्या थी, इनमें तत्कालीन शासक कौन थे, इस तरह के तमाम सारे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा यानी परीक्षाओं में आते हैं। तो पहले हम गंगा घाटी के जो महाजनपद हैं उनको देखते हैं। गंगा घाटी में जो महाजनपद हैं उनमें सबसे पहले अगर हम पूरब से शुरू करते हैं तो पूरब में मगध पहले महाजनपद की स्थिति में था, लेकिन यहाँ पर हाथियों की उपस्थिति, यहाँ नज़दीक से उड़ीसा से आसपास के जंगलों से हाथी यहाँ पर्याप्त मात्रा में इनको मिल गए और आसपास ही इनको लोहे की खानें मिली, जिससे युद्ध के हथियार और कृषि के औजार बनाना संभव हुआ। इससे इन्होंने गंगा घाटी के अधिशेष पर कब्जा करना शुरू किया और बाद में एक साम्राज्य बनाने की स्थिति में ये आ गए। यहाँ के शासकों ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की रचना की। इसका कारण यही था, धीरे धीरे सभी महाजनपद इसी मगध महाजनपद में विलीन होते गए और मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ। इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी राजगृह या राजगीर थी और इसका जो शासक था बिंबिसार। और बिहार में इसके उत्तर में एक अन्य महाजनपद था अंग। हम महाभारत में भी इसका उल्लेख पाते हैं। दुर्योधन ने कर्ण को अंग महाजनपद का राजा बनाया था। तो अंग की राजधानी चंपा थी, या इसका एक नाम मालिनी था। बिंबिसार के समय में यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था और बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त की हत्या करके अंग पर अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्यवादी नीति की शुरुआत की। इसके हम और पश्चिम में बढ़ते हैं। मगध और अंग को जीतने के बाद हम पश्चिम में बढ़ते हैं तो गणराज्यों का अस्तित्व हम नेपाल की तरह एक साथ पाते हैं। इसमें एक बज्ज संघ था और दूसरा मल्ल जनपद था, मल्ल महाजनपद मल्ल था। तो बज्ज संघ और मल्ल, इसमें गणराज्यों का अस्तित्व था। बज्ज संघ में 8 कुल थे, कुल 8 कुल सम्मिलित थे। इसमें अलकप्प के बुली, केसपुत्त के कलाम, समसुमारगिर के मग्ग, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवि, इस तरह से 8 कुल सम्मिलित थे। और मल्ल जनपद में इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था लिच्छवि जो थे, वैशाली के लिच्छवि। ये राजधानी भी इनकी वैशाली ही थी, वैशाली राजधानी थी। लिच्छवि गणराज्य में प्रमुख था। बाद में अजातशत्रु ने इस पर जो है कब्जा किया था। मल्ल गणराज्य में 2 थे। इसकी राजधानी कुशीनारा और पावा। कुशीनारा में हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और पावा में महावीर स्वामी को। ये 2 कुशीनारा के मल्ल, ये 8 यहाँ के और 2 यहाँ के सब मिला करके ये यहाँ पर गणराज्यों का अस्तित्व था। इसके अलावा आगे चलते हैं तो काशी, ये महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। तीसरा कोसल,
कौशल का राजा प्रसेनजित बिंबिसार का समकालीन था, और महाकोसला देवी उसकी जो बहन थी, इसकी बिंबिसार से शादी भी हुई थी, इससे इनका संबंध घनिष्ठ था। और काशी को कौशल ने दहेज में भी दिया था बिंबिसार को। बाद में अजातशत्रु से इसी कारण शत्रुता हुई थी। कौशल की 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी साकेत। कौशल के दक्षिण में एक अन्य महाजनपद था, वत्स। वत्सराज उदयन की कहानी सभी लोग जानते हैं, उदयन वासवदत्ता। तो वासवदत्ता अवंती की राजकुमारी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। यहाँ के अन्य जनपद महाजनपदों में वत्स के अलावा पांचाल की राजधानी, 2 राजधानियाँ इसकी भी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी की कामपिल्य। कुरु महाजनपद था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु का अस्तित्व हम इससे जानते हैं कि कुरु से कौरव जो महाभारत हुआ था, कौरव कुरु जनपद उन्हीं से संबंधित था। और बाद में जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया गंगा की बाढ़ में, तो इन लोगों ने कौशाम्बी में एक नए नगर की स्थापना की। कुरु के अलावा एक अन्य जनपद था सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। यहाँ का शासक बुद्धकालीन शासक अवंतिपुत्र था। बुंदेलखंड में एक अन्य महाजनपद था जिसे चेदी महाजनपद कहते हैं। चेदी महाजनपद की राजधानी सोत्थवती या शक्तिमती था। ये 11 महाजनपद हमारे गंगा घाटी में उपस्थित थे। ये जो अभी तक हमने बताए 11 महाजनपद गंगा घाटी के महाजनपद हैं। 11 महाजनपद गंगा घाटी। इसके अलावा दक्षिण की तरफ हम जाते हैं तो मालवा क्षेत्र में एक अवंती महाजनपद था। इसकी भी 2 राजधानियां थीं। दक्षिणी की राजधानी महिष्मती और उत्तरी की राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन का महाकाल मंदिर आज भी फेमस है। अवंती ही मगध के सामने लंबे समय तक टिक सका, क्योंकि यहाँ पर मालवा क्षेत्र बाद के समय में हम देखते हैं कि उपजाऊ क्षेत्रों में माना जाता था। और दूसरे यहाँ पर लोहे की खानें, मध्य प्रदेश की जो खानें थे, इनके सानिध्य में थीं और इसका उपयोग कर पाते थे। इसीलिए अधिक समय तक ये टिके रह पाए मगध साम्राज्य के सामने। दक्षिण का एकमात्र महाजनपद जो था अस्मक था। अस्मक की राजधानी पोतन थी। ये गोदावरी नदी के तट पर था, जो दक्षिण का एकमात्र महाजनपद था। अन्य महाजनपदों में जो सुदूर उत्तर में या पश्चिम में थे, तो मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर। ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। महाभारत में जब पांडव अज्ञातवास में थे तो इसी विराटनगर में ये लोग रुके थे। इससे हमें महाभारत से भी इसकी सूचना मिलती है। उस समय इसका अस्तित्व हो सकता है आ रहा हो। और गायों के हाँक ले जाने का, कौरवों या दुर्योधन कर्ण द्वारा हाँक ले जाने का प्रमाण है, वो भी कबायली जीवन में दरार पड़ने और अस्थायी जीवन के शुरुआत का जो संक्रमण भेज था उसकी ये सूचना देता है। अगर हम और उत्तर की तरफ जाएं तो जो 2 महाजनपद वहाँ उत्तर में मिलते हैं। एक तो गांधार
गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और बिंबिसार के समय यहाँ का शासक था पुष्कर सारिन। एक अन्य महाजनपद था कंबोज। इसकी जो वर्तमान स्थिति है गांधार जनपद की, ये रावलपिंडी और पेशावर इन दोनों को मिला करके थी, जो आजकल वर्तमान पाकिस्तान में है। कंबोज महाजनपद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हजारा और राजौरी ज़िले में है। इसकी उस समय जो राजधानी थी, इसकी राजधानी हाटक, राजपुर या हाटक थी, राजपुर या हाटक थी। इस समय महाजनपदों में आपसी जो संबंध थे, ये आपस में संबंध राजनीतिक भी होते थे, आपस में मित्रता से अपने आप को सुदृढ़ कर रहे थे। जैसे बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के चंडप्रद्योत के साथ चंडप्रद्योत के इलाज, पीलिया के इलाज के लिए भेजा था, और एक अस्थाई साम्राज्य की दिशा में बढ़ते हुए उसने कई वैवाहिक संबंध किए थे और एक साम्राज्य निर्माण में सफल हुआ था। वीडियो आप